नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का 25 दिसंबर 2025 का अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन है। नमस्ते। तो हम क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों वाले सप्ताह में हैं और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहाँ धूप खिलेगी और कहाँ बादल छाएंगे, बल्कि हम इस मौसम के पीछे की, आप कह सकती हैं, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बुलेटिन एक स्क्रिप्ट की तरह है और मौसम के जो ये सिस्टम्स हैं वो इसके कलाकार हैं। अच्छा, सिर्फ पूर्वानुमान देखना तो हेडलाइन पढ़ने जैसा है, लेकिन जब हम इन सिस्टम्स को समझते हैं कि वो क्यों और कैसे काम कर रहे हैं, तब हमें पूरी कहानी समझ आती है। और इस हफ्ते की कहानी में काफी ड्रामा है। तो फिर चलिए इन किरदारों से ही शुरू करते हैं। इस मौसम के मंच पर मुख्य भूमिका में कौन-कौन है? बुलेटिन किन बड़ी गतिविधियों का जिक्र कर रहा है? तो यहाँ 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। ओके। पहला और सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे ताकतवर किरदार है पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बह रही एक हवा की बहुत तेज नदी। हवा की नदी। हाँ, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं, और इसकी रफ्तार लगभग 130 समुद्री मील प्रति घंटा है और ये जमीन से करीब 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 130 समुद्री मील। इसे समझने के लिए क्या ये किसी तूफान की हवाओं जितनी तेज है? मतलब अगर हम उस ऊंचाई पर होते तो कैसा महसूस होता? हाँ, ये एक बड़े तूफान की हवाओं से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। ये ऊपरी वायुमंडल में एक अदृश्य नदी की तरह बह रही है और इसका सबसे बड़ा असर यह है कि ये एक तरह से मौसम के लिए एक ढक्कन का काम कर रही है। ढक्कन का काम? हाँ, ये ऊपर से आने वाली किसी भी नमी या गर्म हवा को नीचे आने से रोक देती है और जमीन के पास की ठंडी भारी हवा को वहीं फंसा देती है। यही वजह है कि उत्तर भारत में कोहरा कई दिनों तक नहीं छटता। अच्छा, तो ये जेट स्ट्रीम एक तरह से पहरेदार है जो उत्तर भारत के आसमान पर एक ढक्कन लगाए हुए है। ये बहुत दिलचस्प है। दूसरा किरदार कौन है? दूसरा किरदार है दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल के पास हवा में बना एक छोटा सा भंवर, जिसे चक्रवाती परिसंचरण कहते हैं। ये चक्रवाती हवाओं का घेरा असल में नमी को अरब सागर से खींचकर केरल और दक्षिणी तट की तरफ ला रहा है। अभी ये बहुत मजबूत नहीं है, तो ज्यादा बारिश नहीं होगी? नहीं, भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन इसके कारण दक्षिणी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। एक तरह का नमी का पंप है जो दक्षिण में काम कर रहा है। और तीसरा किरदार एक नया मेहमान है, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जो 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय के दरवाजे पर दस्तक देगा। भूमध्य सागर से आने वाली हवाएं? बिल्कुल, ये पहाड़ों पर मौसम बदलेंगी। तो हमारे पास 3 किरदार हैं। एक तेज हवा की नदी जो उत्तर भारत पर पहरा दे रही है, अरब सागर में एक छोटा सा नमी का पंप और पहाड़ों की तरफ बढ़ता एक नया मेहमान। चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कैसा जाल बुन रहे हैं। हाँ, बुलेटिन में कोहरे और शीतल लहर पर बहुत जोर है। हाँ, और ये इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर है, खासकर इसलिए क्योंकि ये जेट स्ट्रीम के ढक्कन वाले असर से सीधे तौर पर जुड़ी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो 29 तारीख तक और उसके बाद भी कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और यही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी है। जी हाँ, उन इलाकों में भी। जमीनी स्तर पर बहुत घना कोहरे का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि दृश्यता बहुत कम है, तो कितनी कम? इसका मतलब है कि आप अपने सामने कुछ मीटर से ज्यादा नहीं देख सकते। बुलेटिन में कुछ जगहों के आंकड़े भी हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। बिहार के भागलपुर, त्रिपुरा के अगरतला और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में दृश्यता सिर्फ 50 मीटर दर्ज की गई। सिर्फ 50 मीटर? हाँ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखनऊ, वाराणसी में भी यही हाल है। मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली में ऐसे ही कोहरे में फंस गई थी और कैब ड्राइवर को आगे का मोड़ देखने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालना पड़ रहा था। ये वाकई बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर हाईवे पर। बिल्कुल, और इसी के वजह से यातायात पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। लेकिन कोहरे के साथ साथ ठंड का भी जोर है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान तक 26 से 28 दिसंबर के बीच अलग अलग जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और उत्तराखंड का भी जिक्र था? हाँ, उत्तराखंड में तो 25 से 28 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर सिवियर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। ये कोल्ड डे और सिवियर कोल्ड डे में क्या फर्क है? ये शब्द हम सुनते तो हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। कोल्ड डे तब होता है जब रात का तापमान 10 डिग्री से कम हो, लेकिन दिन का तापमान भी सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री तक नीचे चला जाए। मतलब दिन में भी ठंड रहती है? हाँ,
और सिवियर कोल्ड डे से भी एक कदम आगे है, जब दिन का तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से भी ज्यादा गिर जाए। इसका सीधा मतलब है कि दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस होती है और धूप का कोई असर नहीं होता। सूरज आसमान में तो है, लेकिन उसकी गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। ये तो उत्तर भारत की बात हुई, जहां सब कुछ ठहर सा गया है, जम सा गया है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, मुझे यकीन है कि हर जगह ऐसा सन्नाटा नहीं होगा। क्या कहीं और, शायद दक्षिण में या पहाड़ों पर, मौसम कोई अलग ही कहानी कह रहा है? यहीं पर भारत की भौगोलिक विशालता और मौसम की विविधता दिखती है। एक ही दिन में देश में तापमान के 2 बिल्कुल अलग छोर देखने को मिले। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिर्फ 1 डिग्री, यानी लगभग जमने वाला तापमान। हाँ, और उसी दिन देश में दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान केरल के कोट्टायम में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। एक ही देश, एक ही दिन। एक जगह लोग रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं जर पा रहे होंगे, और दूसरी जगह शायद पंखे या एसी की जरूरत महसूस हो रही हो। ये दिलचस्प है। क्या साल के इस समय में तापमान का इतना बड़ा अंतर सामान्य है, या इस साल कुछ खास हो रहा है जो एक हिस्से को इतना ठंडा और दूसरे को इतना गर्म बना रहा है? देखिए, अंतर तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार ये अंतर बहुत ज्यादा है। बुलेटिन में एक और बात का जिक्र है, मार्केडली बिलो नॉर्मल, यानी सामान्य से बहुत ज्यादा कम तापमान। बिल्कुल हाँ। देश के कई हिस्सों, खासकर मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा कम दर्ज किया गया है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक आम सर्दियों वाली ठंड नहीं है, बल्कि एक तीव्र और व्यापक शीतलहर का दौर है। तो जहां उत्तर और मध्य भारत इस ठंड और कोहरे से जूझ रहा है, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है? उस तीसरे किरदार यानी पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर दिखेगा? क्या कहीं बारिश या बर्फबारी की भी कोई उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, वो जो नया मेहमान पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, वो अपना असर दिखाएगा। 27 से 30 दिसंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की अच्छी संभावना है। अच्छा। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 28 से 30 तारीख के बीच ऐसा हो सकता है। तो जो लोग छुट्टियों में पहाड़ों पर गए हैं, उनके लिए बर्फबारी की अच्छी खबर हो सकती है। और पहाड़ों के अलावा कहीं और भी कुछ हलचल है? हाँ, एक और दिलचस्प गतिविधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। वहां 27 से 29 दिसंबर तक बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। तो एक तरफ उत्तर में कोहरा और बर्फ, तो वहीं द्वीपों पर तूफानी मौसम। मौसम के बिल्कुल अलग अलग रंग। सही बात है। तो ये तो हुई मौसम की कहानी, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी यात्राओं पर क्या असर पड़ेगा? बुलेटिन में इन प्रभावों और उनसे बचने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? ये जानकारी शायद सबसे ज्यादा काम की है। हाँ, मौसम विभाग ने इसके प्रभावों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। सबसे पहले कोहरे की बात करते हैं। जैसा आपने कहा, यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मतलब यात्रा में बहुत ज्यादा समय लग सकता है या यात्राएं रद्द भी हो सकती हैं। बिल्कुल, और शायद दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, वो तो है। दूसरा असर बिजली क्षेत्र पर होता है। बहुत घने कोहरे में नमी के कारण हाई टेंशन बिजली लाइनों के ट्रिप होने की संभावना रहती है, जिससे बिजली कटौती हो सकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी है स्वास्थ्य पर इसका असर, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य पर कोहरे का क्या असर होता है? ये जो आप कह रहे हैं कि कोहरे में प्रदूषक फंस जाते हैं, ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि कोहरे की नन्ही नन्ही बूंदें हवा में मौजूद धूल, धुएं और प्रदूषण के कणों के लिए चुंबक का काम करती हैं। ओके। ये कण इन बूंदों से चिपक जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रदूषक पानी की बूंदों के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। अच्छा। इससे घरघराहट, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। जिन्हें पहले से ही अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आंखों में जलन की भी समस्या होती है? हाँ, साथ ही आंखों में जलन या संक्रमण भी हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर बातें हैं। और शीतल लहर के क्या प्रभाव बताए गए हैं? फ्लू और जुकाम के अलावा भी कोई बड़ा खतरा है? हाँ, सबसे बड़ा खतरा फ्रॉस्ट बाइट का होता है, अगर कोई लंबे समय तक बहुत ज्यादा ठंड में रहे। फ्रॉस्ट बाइट, ये सुनने में ही बहुत डरावना है। असल में होता क्या है इसमें? इसमें शरीर के खुले हिस्से जैसे उंगलियां, पैर के पंजे, नाक या कान की त्वचा और उसके नीचे के टिश्यू ठंड के कारण जम जाते हैं। त्वचा पहले पीली या सफ़ेद, सख्त और शून्य हो जाती है। अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो वो हिस्सा हमेशा के लिए मर सकता है। मतलब
वो पढ़कर बेकार हो सकता है। जी, बुलेटिन में साफ लिखा है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन सब खतरों से बचने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? सुझाव बहुत व्यवहारिक हैं, जैसे एक मोटे भारी भरकम कपड़े की जगह कई परतों में ढीले ढाले ऊनी कपड़े पहने। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक मोटी जैकेट काफी है। हाँ, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी, एक मोटी रजाई से बेहतर 3 पतले कंबल होते हैं। यही सिद्धांत यहाँ भी काम करता है। कपड़ों के बीच हवा की परतें बन जाती हैं जो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती हैं। सही बात है। और सिर, गर्दन और हाथों को ढककर रखना बहुत जरूरी है। और खान-पान को लेकर भी कोई सलाह है? हाँ, विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने की सलाह दी गई है ताकि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। और जाहिर है, गर्म पेय पदार्थ जैसे सूप या चाय पीते रहना चाहिए। इसके अलावा जो बात इस बुलेटिन को खास बनाती है वो है किसानों और पशुपालकों के लिए दी गई विशेष सलाह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए क्या सुझाव हैं? किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों को ठंड और पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करें। अच्छा, इसके पीछे क्या विज्ञान है? देखिए, पानी हवा के मुकाबले धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए गीली मिट्टी की गर्मी रात में तापमान को बहुत ज्यादा गिरने से रोकती है। बहुत बढ़िया। सब्जियों की नर्सरी और छोटे पौधों को पुआल या पॉलीथीन की चादर से ढकने की भी सलाह है। और पशुपालकों से कहा गया है कि वे अपने पशुओं को रात में शेड के अंदर रखें। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह उत्तर और मध्य भारत में घने कोहरे और ठंड की मजबूत पकड़ में रहेगा, जिसका मुख्य कारण ऊपरी वायुमंडल में बह रही तेज जेट स्ट्रीम है। हाँ, वहीं पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी लाएगा और अंडमान में तूफानी मौसम रहेगा। एक ही समय में देश भर में मौसम के कितने अलग-अलग और दिलचस्प रूप हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। ये बुलेटिन सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि किसानों और पशुपालकों के लिए भी विस्तृत सलाह देता है। ये दिखाता है कि मौसम पूर्वानुमान हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज और चरम होते जाएंगे, भविष्य में लोगों की आजीविका को और बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए हमें इन सलाहों को किस तरह और विकसित करने की जरूरत होगी। मतलब और ज्यादा सटीक सलाह। हाँ, क्या हमें फसल विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए और भी ज्यादा सटीक और समय पर सलाह देने वाले सिस्टम की जरूरत नहीं होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।